अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के जो लॉयलिस्ट थे, नवाज शरीफ साहब के साथ जो वफादार थे, उन्हें लाते मारी हैं। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि दोनों लातें एक साथ उठाकर मारी, एक साथ उठाकर दोनों लातें उन्होंने हमला किया है और उन्हें लाते मारी हैं और किराए के टट्टू लेकर आए नून लीग इस दफा इंतखाबात में। वो क्या मामला आपके सामने रख देते हैं। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खबर यह है कि यह तीसरी दफा है घड़ी की सुइयां वापस घूमी है, वक्त वापस पीछे गया है और यह तीसरी दफा है कि इमरान खान साहब के मामले में जो साइफर ट्रायल है वो दोबारा से शुरू होगा। दोबारा से मामला यानी 14 दिसंबर के बाद से शुरू होंगे। यानी बाजों का हैरत होती है कि कैसी किस्मत पाई है जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने। कैसा बंदा ये इमरान खान, और कैसा निजाम इंसाफ है, और कैसी रियासत है कि जहां पर इस तरह का मजाक शुगल शगल मुल्क के अंदर चलाया जाता है। यानी आज एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर अल्फाज खत्म हो गए। आप यकीन माने कि हैरत होती है कि क्या वाकईतन यहां पर अदालतें काम कर रही हैं, क्या वाकईतन कोई जाग रहा है, किसी के कानों पर जूं रेंग रही है। अरशद शरीफ साहब जिन्हें शहीद कर दिया गया, जिन्हें मार दिया गया, 1.5 साल बाद, उनके मारने के तकरीबन 1.5 साल बाद उनकी एफआईआर जो उनके ऊपर हुई थी, उनका मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, जिन्हें खैर मौसर कर दिया गया है कि जनाब अरशद को मार दिया गया है। अरशद शरीफ साहब पर 16 एफआईआर हुई, 16 एफआईआर हुई। अरशद शरीफ खुद पेश होता रहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, मैं खुद वहां से रिपोर्टिंग करता रहा। और अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर है, उसका जो खुरा है, बुनियादी खुरा है, वो इन तमाम तरह एफआईआर के साथ जाकर मिलता है कि जहां पर मुल्क भर में एफआईआर करके अरशद शरीफ साहब को डिस्टर्ब किया गया। अरशद शरीफ पाकिस्तान का प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसने रिजीम चेंज की बखियां उधेड़ कर रख दी, जिसके एक सवाल ने बुनियादें हिलाकर रख दी, बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए, बड़ों बड़ों को घुटनों पर लेकर आया। और यह सवाल आज भी पाकिस्तानी तारीख का ताकुब कर रहा है, पाकिस्तानी नस्लों का ताकुब कर रहा है। पाकिस्तानी निजाम इंसाफ के सामने एक काला धब्बा बन गया है ये। और ये सवाल निजाम इंसाफ से पूछ रहा है कि वो कौन था, वो कौन था, सवाल पूछा। ये सारे मामला अरशद के ऊपर चले और उसके बाद अरशद साहब को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। अंदाजा लगाइए कैसी अदालतें हैं, कैसा इंसाफ है। इतनी बड़ी आवाज, इतना बड़ा साफी, इतना काबिल नौजवान मारा गया, इतना काबिल नौजवान मारा गया। मामला अभी भी काजी फैसल साहब की अदालत में है, कोई संजीदा नहीं है, किसी को टस से मस नहीं हुई, किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। कलेजे फट जाने चाहिए थे इस मुल्क के अंदर लोगों के, लेकिन किसी का कलेजा नहीं फटा। बहरहाल आज जो जस्टिस है उनके रिमार्क्स आ रहे हैं, लेकिन रिमार्क्स को हम क्या करें, वो मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन वही पंजाबी में कहा जाए, रिमार्क्स को चाटे हैं, इनको क्या करें। जब टाइम था उस बंदे को इंसाफ देने का, मुझे याद है अरशद शरीफ साहब हमेशा अदालतों को जब मुखातिब करते थे, वो कहते थे ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस, बड़े एहतराम के साथ, बड़े एहतराम के साथ। यानी जब वो केनिया के अंदर में मौजूद थे तो वहां पर भी वो इसी तरह से बातचीत करते रहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को लेटर लिख चुका हूं और मुझे ये भी इतलात है कि लेटर चीफ जस्टिस तक पहुंच चुका है। वो ये भी कहते रहे कि असैसिन्स मेरे पीछे हैं, मेरे मारने वाले मेरे पीछे हैं, बराए मेहरबानी इन चीजों को देखा जाए। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अब जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने कुछ एक पढ़ के आपके सामने रख देता हूं और रिमार्क्स पढ़े, बस रिमार्क्स पर मैं और आप शुगल शगल लगा देते हैं। लेकिन जुल्म हुआ है और ये बहुत खौफनाक जुल्म हुआ है और बदकिस्मती है कि इस जुल्म का कोई अभी तक हल नहीं निकाला गया। अब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इनके रिमार्क्स हैं। इन्होंने कहा कि क्या एक ग्वादर, एक सिब्बी, एक हैदराबाद में मुकदमा दर्ज करवाया गया, इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज ये मजाक है, ये इख्तियारात से तजावज है। अरशद शरीफ के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, ये मजाक है। जब अरशद शरीफ साहब खुद सुबह सुबह पेश होते थे, उस वक्त अदालतें अगर स्टांस ले लेती, अगर खड़ी हो जाती, अगर रियासत खड़ी हो जाती, तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। कोई साफी इंटरव्यू करे या ट्वीट करे तो क्या 25 करोड़ अवाम पढ़ लें या सुन लें, या क्या 25 करोड़ एफआईआर दर्ज हो जाएंगी। जैसे बुनियादी तौर पर ये गोस्ट एफआईआर थी और गोस्ट एफआईआर से मुराद ये कि ये उन लोगों ने एफआईआर करवाई थी जिनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अचानक से कोई सामने आया, उसने कहा मैंने ये वीडियो देखी है, इंटरव्यू देखा अरशद शरीफ साहब का, और मुझे लगा कि ये रियासत के खिलाफ है, ये रियासत के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है। स्टेट को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि उन पर कोई ट्वीट करे या उनके नताइज हों। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या ने फिर साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगवा पर 7 साल कैद हो जाती है, यहां रियासत के इदारे अगवा कर रहे हैं मगर कोई बात ही नहीं। अदलिया पर भी तनकीद होती है, अदालतों ने अपना काम करके दिखाना है और यही सब बातों का जवाब है जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं। तो आज उन्होंने कहा कि जनाब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि स्टेट माफी मांग रही है और स्टेट अपनी गलती तस्लीम कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। बट अंदाजा लगा लें कि आज जाकर रियासत सोच रही है कि गोस्ट एफआईआर थी, आज रियासत सोच रही है गलत एफआईआर थी, जब वो बंदा मार दिया गया, जब वो बंदा शहीद कर दिया गया। ये एक जुल्म है और पाकिस्तान की तारीख कभी भी इस जुल्म को जस्टिफाई नहीं कर सकती। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और मामला है और ये इमरान खान साहब के हवाले से मामला था। और ये मामला था बुनियादी तौर पर साइफर के हवाले से जो ट्रायल है, जो खुफिया ट्रायल है जिस तरीके से जारी है, जहां पर साफियों को अलाउ नहीं है, सिविल सोसाइटी अलाउ नहीं है। और जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब ने खुद ही फैसला कर दिया था कि साइफर का पाकिस्तान में नाम भी नहीं लिया जाएगा
साइफर के बारे में कोई साफी बातचीत भी नहीं कर सकेगा। जो फैमिलीज आएंगी वो भी बाहर जाकर साइफर के ऊपर बातचीत करेंगी तो अगली दफा उन्हें अलाउ नहीं होगा। तो ये उन्होंने खुद ही फैसला किया था। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो साइफर ट्रायल को रुकवाया था, हुक्म इम्तना, वो भी खत्म कर दिया है। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि 14 दिसंबर के बाद से जितनी भी हैपनिंग हुई है साइफर केस में, वो सारी दोबारा से शुरू की जाए। यानी 14 दिसंबर के बाद जब खुफिया ट्रायल को बिल्कुल खुफिया कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया, यानी कोई बंदा अलाउ ही नहीं था, तो उसके बाद तकरीबन 25 ऐसे लोग हैं, ऐसे गवाहान हैं जिनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। और अब ये कहा गया कि नहीं, ये सारी चीजें कालादम है, ये सारी चीजें ठीक नहीं है, बल्कि इन्हें दोबारा से शुरू किया जाए। और आज अटॉर्नी जनरल ने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह बात मानी है कि जो ट्रायल हुआ है जनाब, उसके अंदर लैक्यूनाज हैं और इतना खुफिया, इतना सीक्रेट ट्रायल नहीं होना चाहिए था, बल्कि जो गवाह है उन्हें दोबारा से ट्रायल किया जाए। अब ये बात समझ से बाहर है, किसका मुंह काला हो रहा है? ये कौन है जो इतना तेजी में ट्रायल करना चाह रहा है? ये कौन है जो इतना वेग तरीके से, मुबहम तरीके से, एक एम्बिग्विटी के साथ इस सारे मामले को चला रहा है? ये अहम तरीन मामला है, साइफर है, ये एक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है एक अमेरिकन एक ऑफिशियल की, और ये बहुत संजीदा नौयत का मामला है। इसमें संजीदा सजा हो सकती है, इसमें बड़ी सीरियस रेपरकशंस होंगे, इसका कंक्लूजन बड़ा सीरियस होगा। लेकिन किस तरह का शुगल है या मजाक है जो यहां पर लगाया गया है कि जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन, यानी दूसरी दफा है कि घड़ी की सुइयां पीछे घुमाई गई हैं और कहा गया कि दोबारा से ट्रायल करें। इससे पहले भी उन्होंने ट्रायल किया था, कालादम करार दे दिया गया था, फिर रोका गया ट्रायल, और अब फिर दोबारा से उन्हें यह कहा गया है कि नहीं जनाब, इस ट्रायल को आप दोबारा से करें, इस ट्रायल को 14 दिसंबर के बाद से दोबारा से ट्रायल करें और दोबारा से इन सारे मामलात को आगे लेकर जाएं। ये गैर मामूली चीजें हैं जो इस मुल्क के अंदर हो रही हैं, और ये गैर मामूली रिमार्क्स है जो जजेस दे रहे, और गैर मामूली हैपनिंग्स हैं। यानी बाजों का यकीन माने हैरत होती है कि कैसी किस्मत है जो जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन ने पाई है, और ये कैसी गैरत है जो जजेस के अंदर खत्म हो गई है कि उन्हें बड़ी कोर्ट्स, बड़ी अदालतें उनके फैसलों को, उनके ट्रायल को कलअदम करार दे रही हैं, सवालात उठा रही हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, अभी भी अपने मामलात को चला रहे हैं, और अभी भी उन सारी चीजों को तेजी से लेकर जा रहे हैं। अब दूसरी खबर यह है, पाकिस्तान में लार्जली डिस्कस हो रही है, सिद्दीक जान साहब इसके ऊपर बड़ी खुलकर बातचीत कर रहे हैं, असदुल्ला खान साहब बड़ी एक आर्टिकुलेट वे में सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। नून लीग ने जो टिकट बांटे, जिन लोगों में टिकट तकसीम किए हैं, एक तो जो जाती तौर पर बड़ी हैरत हुई है वो ये हुई कि दानियाल अजीज साहब, दानियाल अजीज ने नाहली काटी, दानियाल अजीज ने एक बहुत गलत किस्म के प्रोपेगेंडे फेस किए। दानियाल अजीज, पैनामा पेपर्स, उसके बाद अपनी नाहली, सब कुछ, यानी हर फोरम पर नवाज शरीफ साहब को इतना उन्होंने डिफेंड किया है, यानी इतना उन्होंने डिफेंड किया कि बाज़ लोग कहते हैं बता बावला हो गया, ये चल्ला हो गया, कि सोए हुए भी नवाज शरीफ इनके मुंह से निकलता था। और इसी तरह से तलाल चौधरी का, यानी तलाल चौधरी तो गर्दान पड़ता था, गर्दन, यानी ये शुरू करते थे डिफेंड करना तो फिर इनकी जुबान ऐसा महसूस होता था तेल लगाकर आए मैं जुबान के अंदर। इतना इन्होंने टेलीविजन पर बैठकर डिफेंड किया, इतनी कुर्बानियां दी हैं, सजाएं काटी हैं, मुश्किल टाइम गुजारा है, अदालतों के साथ जाकर मत्था लगाया है, इदारों के खिलाफ बोले हैं, यानी सब कुछ इन्होंने अपना दांव पर लगा दिया। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो मियां साहब ने दोनों लाते उठाकर दोनों को मारी हैं, यानी असल जो वफादार थे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। दानियाल अजीज को तो टिकट ही नहीं दिया, और दानियाल अजीज कह रहा है कि मैं महंगाई के खिलाफ, यानी जो शहबाज शरीफ ने महंगाई की उसके खिलाफ, और जो नून लीग का कैंडिडेट है उनके खिलाफ में इंतखाबात लड़ूंगा। तलाल चौधरी साहब, अब तलाल चौधरी साहब की जगह मुनहरिफ रुकन, यानी जो लोटे हैं, लोटे को टिकट दिया गया है, और तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं भी बाकायदा से इंतखाबात के अंदर शामिल होऊंगा। अब कुछ लोटे हैं जो कि बाथरूम में जाकर पहुंचे हैं, जिनका जो अंजाम है यही होना चाहिए था। फयाजल हसन चौहान साहब कैंसल, खल्ली वाली, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन पर कर दिया गया कि पहले आप खान को गालियां देते, नूनी को गालियां देते थे, फिर आपने खान को गालियां दी। फयाजल हसन चौहान और खासतौर पर जो फिरदौस आशिक कमान है, ये दोनों ना सिर्फ इमरान खान के पीठ में इन्होंने छोरा गोपा है, बल्कि ये माजी में भी पॉलिटिकल पार्टी चूंकि चेंज करते रहे तो ये आदी थे इस सारी चीजों की, और ये सोचते थे कि कभी एक के खिलाफ, कभी दूसरे के खिलाफ, कभी तीसरे के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इस दफा चीजें बदल गई हैं। सिद्दीक जान साहब अपने एक व्लॉग में जिक्र करते हैं कि बाकायदा से बोल न्यूज को हिदायत थी कि आपने 5 मखसूस लोगों को हर शो में लेना है, और इनमें फिरदौस आशिक कमान और फयाजल हसन चौहान के बारे में खास तौर पर कहा गया था कि इन्हें लेना है और इन्हें इंटरप्ट नहीं करना, इन्हें बातचीत करने देनी है, और ये इमरान खान और बुशरा बीबी की तबाही फेर कर रखें, इन्हें किसी ने टोकना नहीं। ये उनके कैरेक्टर असैसिनेशन टेलीविजन पर बैठकर करते रहे, इन्हें रोकना नहीं है। और ये भी कैसे कमजोर पॉलिटिशियंस है, कैसे कमजोर नुमाइंदे हैं कि जिस थाली में खाते रहे, जिसके साथ बैठकर खाते रहे, जिसने वजारतें दी, जिसने इज्जतें दी, जिसके लिए बोलते रहे, बाद में जाकर पूरी पलटे खा गए। यानी जुल्म है पाकिस्तानी अवाम के साथ, जुल्म है 25 करोड़ उस अवाम की इज्तिमाई सोच के साथ कि जिनके ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनके ये नुमाइंदे हैं। ये नुमाइंदे होने के काबिल नहीं है। पॉलिटिशियन दुनिया का मोस्ट इंटेलेक्चुअल बंदा होता है, लेकिन यहां पर जिसकी मुंह की हो वो बस पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन बन जाता है, चाहे जिस तरह भी हो। एक और बड़ा बड़ा अहम तरीन है, अहमद रजा मोनिका साहब को टिकट दे दिया गया है, और ये खबर मानिका का भाई है। खबर मानिका वही जो कहता है कि मेरी बीवी के साथ आकर घर में बंदे क्या करते थे, और जाहिर प्रेशर में है, दबाव में, और अपने ही बेगम के खिलाफ, अपने बच्चों की मां के खिलाफ ये गुफ्तगू कर रहे हैं। फर्रा गोगी के ससुर को भी जनाब टिकट दे दिया गया है। तो नून लीग
बुनियादी तौर पर किराए के टट्टू सारे हायर कर रही है। नून लीग को समझ नहीं आ रही, चूंकि जाहिर है वो डील करके आए हुए और वो डील के नतीजे में उन्हें जो इशारा किया जाएगा, जो सीटी मारी जाएगी, जो दिलासा दिया जाएगा, वही उन्होंने करना है। नून लीग एक कंप्रोमाइज तरीन पॉलिटिक्स के फेज में दाखिल हो चुकी है। आप यूं कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी सारी पॉलिटिकल कैरियर को सरेंडर कर दिया है और एक ऐसी पॉलिटिकल लेगेसी के साथ जा रहे हैं कि जो कभी भी तारीख के अच्छे पन्नों में ना ही लिखी जाएगी और ना ही नून लीग का वोटर सपोर्टर कभी भी इसे ऑन करेगा कि नवाज शरीफ की ये लेगेसी है या नून लीग की ये लेगेसी रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।